दोस्तों, मैं विशाल वीर स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने आपके मार्गदर्शक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो फर्स्ट लेक्चर है यूपीएससी ओरिएंटेड पॉलिटी के लिए। इससे पहले भी लेक्चर्स अपलोड किए गए थे, लेकिन जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, महाराष्ट्र स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके लिए लेक्चर्स है और उसके लिए मराठी में लेक्चर इसके आगे भी अपलोड होते रहेंगे। पर उसके साथ ही हमें यूपीएससी ओरिएंटेड हिंदी में लेक्चर्स जो डीपली हो, जो एनालिटिकल हो, प्री मेंस इंटरव्यू, तीनों जो स्टेप्स हैं हमारे एग्ज़ाम्स के, उसके लिए आपको काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो, इसके हिसाब से हमें करने हैं। आपको ये लेक्चर्स कैसे लगते हैं, आपके सजेशंस वगैरह आप कमेंट में बता सकते हो। तो दोस्तों, आज हमें देखना है इंडियन पॉलिटी के बारे में, उसकी स्टार्ट मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। जब तक हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अच्छे से नहीं समझ में आता, तब तक हम अपने संविधान को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। अदर पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि फैक्चुअल डेटा आपने ग्राफ्स कर लिया, रट्टा मार लिया, चलो ठीक है, आप कुछ स्टेप पार कर सकते हो। लेकिन सिविल सर्विसेज के बारे में ऐसा नहीं है। शायद कुछ फैक्ट को कलेक्ट करके आप प्रीलिम पास हो भी जाओ, लेकिन मेंस में आपको चीज़ें एनालिसिस करनी है, चीज़ों को आपको अलग नज़रिए से देखना है। एक फ्यूचर एस्पायरेंट, एक फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, इसके हिसाब से आपको चीज़ों को देखना है। कैसे आप उसका एनालिसिस कर पाओगे, और एनालिसिस करना भी कैसे है, तो जो आम आदमी को, जो कॉमन मैन को लैंग्वेज समझ में आए, उसके हिसाब से आपको एनालिसिस करना है। और ये एनालिसिस करने के लिए हमें सिर्फ फैक्ट कलेक्ट करने की, सिर्फ फैक्ट के हिसाब से हम नहीं कर सकते। तो हमारी एक ओपिनियन होनी चाहिए उस सब्जेक्ट के बारे में, उस कंसेप्ट के बारे में, जिसका मीनिंग हमको अच्छी तरीके से ग्राफ्स तो होना ही चाहिए, प्लस उसके लिए अपनी खुद की एक ओपिनियन भी होनी चाहिए। क्योंकि हर एक ब्यूरोक्रेट अपनी ओपिनियन रखता है, हर एक ब्यूरोक्रेट एक डिसीजन मेकर होता है। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप काम कर रहे हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, तो उसमें आप खुद ही एक डिसीजन मेकर या खुद एडमिनिस्ट्रेटर हो। तो ये सब होने के लिए आप में एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, चीज़ों को अलग तरीके से देखने की एबिलिटी होनी चाहिए, उसको एनालाइज करने की एबिलिटी होनी चाहिए। ये सब आपको मतलब एक दिन में तो नहीं आने वाली है। तो जिस दिन आपने तय कर लिया है कि मुझे ब्यूरोक्रेट बनना है, उस वक्त आपकी पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू दैट पोस्ट बनना बहुत ज़रूरी है। जो लेक्चर्स हमारे इस प्लेटफॉर्म पे होने वाले हैं, उसका उद्देश्य भी वही रहेगा, आपको एक गुड डिसीजन मेकर बनाना। एक गुड डिसीजन मेकर तो आप बन ही पाओगे, और ग्रेट डिसीजन मेकर बनना है तो आपकी खुद की पर्सनैलिटी वो आपको बना सकती है। तो दोस्तों, आज हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है, भारत का संविधान। जैसे आप सबको पता होगा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आपने बहुत सी बातें भी सुनी होंगी कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या थी, कौन कौन सदस्य उसमें थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में आपने सुना होगा, या इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। लेकिन हमारा ये जो संविधान है वो बना कैसे? तो आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट एन एक्सीडेंट। हमारा जो संविधान है एक एक्सीडेंट नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एक जगह पे आई, 1-2 साल उन्होंने जस्ट इंडिया को कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन देना है, इसकी वजह से लिखना स्टार्ट किया और अपना संविधान बना। तो ऐसा नहीं है। तो पिछले 300 सालों से ब्रिटिशर्स जो हम पे राज्य कर रहे थे, हम पे हुकूमत चला रहे थे, हम पे शासन कर रहे थे, उस सब का इम्पैक्ट हमारे संविधान के ऊपर हमें दिखाई देता है। हमारा जो संविधान है उसमें जो लॉज है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के डिटेल्स है, उन सब में हमारे इतिहास की एक झलक हमें दिखाई देती है। इन सब लॉज के, एडमिनिस्ट्रेशन के हम आदी हो चुके थे, हमें आदत लग चुकी थी। सडनली हम नए रूल्स, नया एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में लागू कर देते उस वक्त, तो हो सकता था कि इंडियंस उसको एक्सेप्ट ना करें, इंडिया में क्योटिक कंडीशन आ जाए। तो इंडिया के लिए आइडल कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो ऐसे लॉज, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन उसमें होना चाहिए जिसको मतलब इंडियन पीपल को जिसकी हैबिट है, हैबिचुअल हो चुके हैं उस लॉ के, उस एक्ट के। तो हम जानते हैं कि हमारा जो संविधान है उसमें 80% से भी ज़्यादा जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स और लॉज है वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने लिए हैं। जो सबसे लास्ट एक्ट था ब्रिटिश ने इंडियन लोगों को गवर्न करने के लिए बनाया था, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट,
उसमें से 80% से भी ज़्यादा डेटा हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है। और जो 1935 का एक्ट था उसका अगर हम स्टडी करें तो उसमें क्या दिखाई देता है, तो उसमें हमें दिखाई देता है कि 1773 से लेके 1935 तक जितने भी ब्रिटिशों ने एक्ट्स बनाए थे, इन सब का कंपाइलेशन हमें 1935 के एक्ट में दिखाई देता है। और वही कंपाइलेशन हमें कहाँ दिखाई देता है, हमारे संविधान में। तो इन सब की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से ब्रिटिश एक्ट है जिसका इम्पैक्ट आज भी हमारे संविधान में हमें दिखाई देता है, इन सब के बारे में जानना है। तो दोस्तों एक बात और आपको बता देता हूँ, जो सेशन आज हम देखने वाले हैं या 2-3 पार्ट में हमें जो सेशन देखना है, तो उसमें जो क्वेश्चन यूपीएससी और अदर पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, उसमें जो क्वेश्चंस आते हो हिस्ट्री के अंडर भी आते हैं और पॉलिटी के अंडर भी आते हैं। तो ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ना। अब इस सब की स्टार्ट कब हुई, कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, कैसे यहाँ पे राज्य करने लगे, कैसे यहाँ पे एक्ट्स बनाए, ये सब हमें अभी देखना है। तो सबसे पहले एक घटना, एक इंसिडेंट जो इन सब चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ता है, वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये कहाँ हुई थी, आप सबको ही पता होगा कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में हुई थी। अगर यूरोपियन कॉन्टिनेंट को हम देखते हैं तो साइज़ में बहुत छोटा ऐसा कॉन्टिनेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं मिलते, और जो लेबर की मात्रा है वहाँ पे कम है। मतलब बहुत सी चीज़ों में वहाँ पे हम कह सकते कि अदर कॉन्टिनेंट से वो पीछे है। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वहाँ पे हुई थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वहाँ पे थी, डेमोक्रेसी की शुरुआत बहुत से उस वक्त के हम देश में देख सकते हैं। तो ऐसे इसमें हुआ क्या, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले क्या था कि चीज़ें हम अपने हाथों से बनाते थे और हमारा और एनवायरनमेंट का जो बैलेंस था वो बना हुआ था। फॉर एग्जांपल हम एक शर्ट बना रहे हैं, हाथ से बना रहे हैं, तो हम कुदरत की, एनवायरनमेंट की उतनी ही क्षति पहुंचाते थे जितना हमें नीड है। या दूसरी भाषा में हम कह सकते थे कि एक शर्ट बनाने तक उतना अपना जो एनवायरनमेंट है उसका जो जितना डिग्रेडेशन हुआ है वो रिकवर करता था। पर आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ क्या, पहले एक शर्ट बनाने में 1 हफ्ता लगता था, आज एक दिन में 1000-2000 शर्ट्स हम बनाने लग गए, क्योंकि अब काम मशीनें कर रही थी, ना कि इंसान। और मशीनों का आप सबको पता है, जितनी ऑर्डर आप दोगे, जितना उसमें हम फ्यूल देंगे, उतना ही वो काम करते जाएगा। पर इन सब में यूरोपियन कॉन्टिनेंट में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी महसूस हुई। मशीनें तो बना ली, फैक्ट्री तो इस्टेब्लिश हुई, वर्कर्स आए, इंडस्ट्रियलिस्ट आए, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ से लाएंगे, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे। तो नए नए लैंड की खोज करने लगे। जैसे आपने हिस्ट्री में सुना होगा कि कोलंबस यूएसए गया, यूएसए के दरवाजे उसने पूरी दुनिया के लिए ओपन कर दिए। फिर वास्को द गामा साउथ अफ्रीका, देन इंडिया पहुंचा। मतलब नए नए लैंड ढूंढ रहे थे, ऐसी लैंड जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हो, चीप लेबर की अवेलेबिलिटी जो वहाँ पे हो, हम जहाँ से रॉ मटेरियल लेके आए उसको प्रोसेसिंग करें और वापस उसी लैंड के सिटीजन्स को हम बेचें। यह स्ट्रैटेजी यूरोपियन नेशंस की उस टाइम पे थी। तो ऐसे इसमें इंडिया का हम कह सकते हैं कि एक इंटरनेशनल इन्वेंशन हुआ उस टाइम पे। वैसे देखा जाए तो हमारा इंडस सिविलाइजेशन से उस वक्त से हमारा ट्रेड चल रहा था, स्पेशली पर्शिया एंड अदर नेशंस के इसमें। बट आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंडिया के दरवाजे खुले हो गए। अब तो ब्रिटिशर्स इंडिया आ गए। जब इंडिया में धीरे धीरे ब्रिटिशर्स आए, पोर्तुगीज आ गए, देन स्पेनिश पीपल आ गए, फ्रेंच पीपल आ गए। तो ये सब जब इंडिया में आए तब उन्होंने देखा कि कोई भी एक बड़ी पावर इंडिया में नहीं है। हम सबको पता है कि उस वक्त इंडिया में मुगल एम्पायर था। जब स्टार्टिंग हुई थी ब्रिटिशर्स की या अदर यूरोपियन की इंडिया में आने की, तब मुगल जो शासन था वो बहुत ही मजबूत था। लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 या 1707, जब औरंगजेब की डेथ हुई थी तब कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ मुगल एम्पायर में जो पूरे इंडिया के ऊपर अपनी पकड़ बना सके। तो ऐसे इसमें जो इंडिया में नवाब थे उस वक्त, मुगल साम्राज्य कैसे चलता था, दिल्ली में जो सबसे हम कह सकते हैं कि की पोस्ट है, जो मुगल शासक है वो दिल्ली में विराजमान था। और जैसे आज हम देखते हैं कि हर राज्य में चीफ मिनिस्टर होते हैं, सेम वैसे ही उस वक्त अलग अलग प्रांतों में नवाब को भेज दिया जाता था। अब नवाबों को भी पता था कि जो मुगल एम्पायर है उतना पावरफुल नहीं रहा,
तो नवाबों ने अपने सिर्फ नाम मुगल शासन का रखते थे, लेकिन शासन अपने हिसाब से करने लगे। और हर एक नवाबी शासन जो चल रहा था या अदर प्रोविंसेस में जो शासन चल रहे थे, उन सब में उस शासन उसके लिए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे कि कौन उस कुर्सी पे बैठेगा या विराजमान होगा। तो ऐसे इसमें हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, इनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। अरे यार, इंडियन जो शासक है वो एक दूसरे के इसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ज़्यादा एंगेज हो चुके हैं, क्यों ना हम इनकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का फ़ायदा लें और यहाँ पे अपने हिसाब से शासन चलाएं। तो इतिहास में आपने पढ़ा होगा 1757 का बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। देन उसके कुछ सालों बाद बैटल ऑफ बक्सार हुआ था 1764 में। तो बैटल ऑफ प्लासी ने जो उस वक्त के, हम कहते हैं ना, बंगाल, जिसकी वजह से इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, या बहुत ही हम कह सकते हैं कि उस वक्त सबसे आइडल जगह जो थी इंडिया में वो बंगाल की थी। तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सार ने ब्रिटिशों के पैर मजबूत किए। कहाँ पे? बंगाल में। बंगाल जैसा सुजलाम सुफलाम प्रांत अब ब्रिटिशों के हाथ में आ चुका था। तो इतना बड़ा प्रांत ब्रिटिशों के हाथ में आ चुका है, तो यहाँ पे शासन कैसे करना है। अभी जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, जो वॉर हुए थे उसके बारे में आप पढ़ोगे, तब आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा कि क्या हुआ था। जो उसका डिस्कशन आप इस सेशन में नहीं होगा, नहीं तो ये लेक्चर पूरा हिस्ट्री का बन जाएगा। पर आप उस वॉर के बारे में, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सार के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। आफ्टर बैटल ऑफ बक्सार 1764 में अब बंगाल के साथ करना क्या है, ये तय करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉबर्ट क्लाइव को इंडिया में भेज दिया। रॉबर्ट क्लाइव जब इंडिया में आया तब उसको 3 लोगों के साथ डील करना था। सबसे पहले जो बंगाल का नवाब था, उसके बाद जो उसी के एडजेसेंट एक प्रोविंस था अवध, उसके नवाब के साथ डील करना था, और उस वक्त के मुगल एम्परर, उनके साथ भी उसको डील करना था। अब ये कौन थे? तो उस वक्त बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, और अवध के नवाब जो थे वो थे शुजा-उद-दौला, और दिल्ली के एम्परर थे वो थे शाह आलम। तो इन तीनों के साथ रॉबर्ट क्लाइव को डील करना था। अगर ब्रिटिशर्स उस वक्त चाहते, 1765 में चाहते, तो दिल्ली में अपनी रेन या अपनी जो सत्ता थी उसको इस्टेब्लिश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने शाह आलम को अपने दिल्ली के तख्त पे वापस बिठा दिया। अब बंगाल पूरी तरीके से ब्रिटिशों के हाथ में आ चुका है। अब वहाँ पे करना क्या है? तो रॉबर्ट क्लाइव ने वहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट लगा दिया, या हम कह सकते हैं कि दुहेरी शासन लगा दिया। अबे ड्यूअल गवर्नमेंट क्या था? ये जो वर्ड है ड्यूअल गवर्नमेंट, ये बहुत बार आने वाला है। जो सेशन हम देखने जा रहे हैं, जो एक्ट्स हमें देखने हैं, उसमें ये वर्ड बहुत बार आने वाला है। तो ड्यूअल गवर्नमेंट की डेफिनेशन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ड्यूअल गवर्नमेंट होता क्या है? तो ड्यूअल गवर्नमेंट में होता क्या है कि शासन हो रहा है, सत्ता जो है वो एक्टिवली चल रही है, लेकिन जो सत्ता है, जो पावर है, उसके 2 स्रोत है, 2 सोर्सेस ऑफ पावर। तो उसे हम ड्यूअल गवर्नमेंट कहते हैं। अब ये ड्यूअल गवर्नमेंट क्या था? अब देखिए, बंगाल का पूरा प्रशासन रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में आ चुका था, लेकिन उसने डायरेक्टली अपने हाथों में सत्ता नहीं ली। और क्यों नहीं ली? उस वक्त फ्रेंच यहाँ पे थे, अदर कॉम्पिटिटर्स, यूरोपियन नेशन के जो अदर कॉम्पिटिटर्स थे वो भी यहाँ पे थे, और वो ओपनली ब्रिटिशों की सत्ता, हम कहते हैं ना, शांति से एक्सेप्ट शायद न कर पाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, 2 इंडियन नायब दीवान नियुक्त किए। मतलब जो भी बंगाल का शासन होगा या जो भी बंगाल की सत्ता चलेगी, उन दोनों के नाम से चलेगी, लेकिन सत्ता असल में कौन चला रहा है? तो ब्रिटिशर्स चला रहे हैं। तो ऐसा एक नया सिचुएशन, एक नई सिस्टम वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी। अभी जब ड्यूअल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुआ, तो उसके आगे धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उनको तो पता था कि अरे भाई, ये जो नायब दीवान है ये सिर्फ नाम के हैं, असल शासन, असल पावर तो हमारे हाथ में है। तो वो जनता में जाने लगे, जो किसान थे उनके पास जाने लगे, ज़बरदस्ती उनकी लैंड खुद के हिसाब से चला रहे थे, उनसे हम ज़बरदस्ती कैश ले रहे थे, या कुछ हीरे जवाहरात ले रहे थे, या हम कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती उनसे प्राइजेस ले रहे थे, बख्शिश हम जिसे कहते हैं। मतलब
एक तरीके से बहुत जुल्म ज़बरदस्ती उन्होंने उस वक्त स्टार्ट की, एक केओटिक कंडीशन बंगाल में लाई और बहुत ज़्यादा करप्शन वहाँ उस वक्त होने लगा, क्योंकि सब ऑफिसर्स को पता था कि असल सत्ता तो हमारे हाथ में है। तो ये जो पैसा, ये जो हम कह सकते हैं कि जो पूरा रेवेन्यू था, ये जो ज़बरदस्ती लिए हुए बख्शिश थे, ये सब जो ब्रिटिश ऑफिसर्स जमा कर रहे थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जमा नहीं हो रहे थे। तो ये सब पैसा जा रहा था अपने अपने देश, मतलब ब्रिटेन में जा रहा था, उनके अपने अपने घर जा रहा था। मतलब इंडिया में बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, इन प्रांतों में अब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता इस्टेब्लिश हुई है, पर जो रेवेन्यू है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं मिल रहा है, वो रेवेन्यू जा रहा है उनके घर। तो ऐसे इसमें जब हम कहते हैं कि अभी रॉबर्ट क्लाइव ने सिस्टम स्टार्ट की थी, सालों निकल गए थे, करप्शन चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा था, तो ऐसे इसमें अब नए गवर्नर की एंट्री होती है। फर्स्ट गवर्नर वॉज रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद आए वॉरेन हेस्टिंग्स। जब वॉरेन हेस्टिंग्स आए, उन्होंने देखा कि यार ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत लॉस में चल रही है, जिसका प्रॉफिट बहुत कम हो चुका है, अब वो बैंकरप्ट के लेवल पे आ चुकी है और बैंकरप्ट हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्ट हो गई। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ब्रिटेन चले गए। अब ब्रिटिश शासन कैसे चलता था उस वक्त? ब्रिटिश शासन हम कहते थे जो क्राउन है, क्राउन के नाम से चलता था, ताज जिसके सर पे है, अगर फीमेल के सर पे है तो रानी कह सकते हैं, मेल के सर पे है तो राजा, तो क्राउन के नाम से चलता था। जैसे आज इंडियन शासन जो है राष्ट्रपति के नाम से चलता है, लेकिन एक्चुअल पावरफुल कौन है? लोकसभा, राज्यसभा। सेम विद द ब्रिटेन, ब्रिटेन में क्राउन जिसके सर पे है, मेल फीमेल, उसके नाम से शासन चलेगा, और एक्चुअल प्रमुख कौन है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, राज्यसभा जैसा गृह, और हाउस ऑफ कॉमन, लोकसभा जैसा गृह। तो उस वक्त ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास वॉरेन हेस्टिंग्स गए और उन्होंने कहा कि वी आर बैंकरप्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो चुकी है, हमें क्या करना चाहिए, और हमें आगे शासन करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए हमें कर्जा दीजिए, लोन दीजिए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट कही कि ठीक है, हम आपको लोन दे देंगे, पर उसके बदले आपका जो शासन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है, उसे हम गवर्न करेंगे, या आसान भाषा में हम उस पर कंट्रोल करेंगे, डायरेक्ट कंट्रोल। ऐसा नहीं था कि इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल नहीं था पर इनडायरेक्ट था, अब डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे। और उसी के चलते 1973 में ब्रिटिशों ने ब्रिटिशों ने रेगुलेटिंग एक्ट बना दिया, जो हम कहते हैं ना, हम सभी ने सुना है, जिसके बारे में बहुत फेमस एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब हमें जानना है कि ये एक्ट था क्या, उसमें प्रोविजंस क्या क्या थी, और इन सब का जो इम्पैक्ट है कैसे कैसे हमारे संविधान पे पड़ता गया। तो दोस्तों 1773 के एक्ट ने इंडिया में क्या चेंजेस किए? ये जो 1773 का जो एक्ट है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फर्स्ट एक्ट था जिसको हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का ऐसा फर्स्ट अटेम्प्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडियन गवर्नमेंट को या इंडिया में चलाए जा रहे शासन को डायरेक्टली कंट्रोल करने के लिए था। अब इसने सबसे पहले क्या किया? तो इसने भारत में सबसे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की। आज भी हम देखते हैं, आज इंडिया सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है या नहीं, इंडिया में सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है या नहीं, या केंद्रीकृत शासन इंडिया में आज चलता है क्या? अपने यूपीएससी के प्रीलिम में बहुत बार स्टेटमेंट भी आ चुके हैं सेंट्रलाइज गवर्नमेंट के ऊपर या सेंट्रलाइजेशन के ऊपर। तो सेंट्रलाइज क्या होता है? सेंट्रलाइज यानी एक पर्टिकुलर टेरिटरी के ऊपर सत्ता चलाई जा रही है, पावर का इम्प्लीमेंटेशन जहाँ पे हो रहा है उसको कंट्रोल जो किया जा रहा है वो एक पॉइंट से किया जा रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर जो टेरिटरी है उसकी सब पावर किसी एक पॉइंट के हाथों में है। वो जो पॉइंट है फिर एक व्यक्ति हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, या हाउसेस भी हो सकते हैं। मतलब पूरी टेरिटरी में वो उस पॉइंट से सत्ता चलाई जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं की है, तो उसको हम सेंट्रलाइज कहते हैं। तो आज इंडिया सेंट्रलाइज है, यस वी आर सेंट्रलाइज्ड। इंडिया में सेंट्रलाइज गवर्नमेंट चलाया जाता है। कि अब वो कैसे? कि इंडिया में राज्यों से ज़्यादा पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट है। आज हम देखते हैं कि कोविड-19 की जो सिचुएशन है
उसमें सब राज्य जो डिसीजंस ले रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लिया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। मतलब इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है, बहुत से मेन जो सब्जेक्ट्स है वो सेंट्रल को बिलोंग करते हैं, और राज्य डिसीजन लेने में सेंट्रल की सहायता लेते हैं, उनकी गाइडलाइंस लेते हैं या उनका सुपरविजन उन पे होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट के ऊपर। तो आज भी इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है। उस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हमें इस एक्ट से इंडिया में शुरू हुई दिखाई देती है। ओके से तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त कैसे था? अगर हम इंडिया को देखते हैं तो उस वक्त इंडिया में बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये 3 प्रोविंसेस ब्रिटिश हम कहते हैं ना उनके सोवरेनिटी में आ चुके थे, उनके कंट्रोल में आ चुके थे। तो इसे वक्त उन सभी प्रांतों में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्या किया जाता था? शासन किया जाता था। तो इन सभी प्रांतों में गवर्नर्स को नियुक्त किया गया था, गवर्नर के द्वारा ये शासन संचालित होता था। तो उस वक्त इस एक्ट ने क्या किया, जो बंगाल का गवर्नर था उसका जो टाइटल था उसको चेंज कर दिया, उसको GGB गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। और बाकी 2 गवर्नर तो गवर्नर ही रहे, मतलब बॉम्बे का गवर्नर गवर्नर, मद्रास का गवर्नर गवर्नर, बंगाल का गवर्नर अब बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बाकी 2 गवर्नर अब जो बंगाल के गवर्नर और जनरल ऑफ बंगाल था उसके सबऑर्डिनेट हो चुके थे। सबऑर्डिनेट हो चुके थे मतलब उसके कंट्रोल में आ चुके थे। मतलब इंडिया में अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ और जो पावर बिलोंग करती थी वो बंगाल को करती थी। तो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि जितना भी प्रोविंस ईस्ट इंडिया कंपनी के हम कंट्रोल में उस वक्त था या भविष्य में आ सकता है, उस पर एक पावर कंट्रोल करे। अगर आप सोचो कि आप सब ब्रिटिश गवर्नर, ब्रिटिश पार्लियामेंट हो या ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, तो आप क्या करोगे? इंडिया में आपको शासन चलाना है तो आप 10 लोगों के हाथ में पावर दोगे या 1 के हाथ में पावर दोगे? 10 लोगों के हाथ में पावर दोगे तो हो सकता है कि उसमें 2-4 लोग मनमानी करेंगे, अपने हिसाब से शासन चलाएंगे। लेकिन एक बंदे के हाथ में अगर पावर देते हो तो वो बंदा अगर आपके ट्रस्ट का, आप जिस पर ट्रस्ट करते हो, आपके कंट्रोल में है, तो वो वही करेगा जो आप उसे कहोगे। सो ये अप्रोच उस वक्त ब्रिटिश पार्लियामेंट का इसके पीछे था। तो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ। जो बंगाल का गवर्नर था उसको GGB बना दिया। सेकंड थिंग, ये जो करप्शन बहुत बढ़ गया था, ब्रिटिश ऑफिसर्स जो ज़बरदस्ती जाके बख्शिश लेते थे या हम कह सकते थे कि खुलेआम लूट करते थे और जो पैसा पूरा अपना घर भेजते थे, उन सबको इस एक्ट ने अभी बैन कर दिया। जो ज़बरदस्ती के आप प्राइजेस लेते हो, चाहे ज़मींदार से लेते हो या फार्मर्स से लेते हो, अब वो नहीं लोगे आप। एक्ट में हम कहते हैं ना प्रोविजन उसके लिए कर दी गई। नेक्स्ट थिंग जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस एक्ट में प्रोविजन थी सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय 1774 में इस्टेब्लिश हुआ कलकत्ता में, वही सेम बंगाल। अब 1774 में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ। अगर अब ये सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो दोस्तों एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए। 1774 टिल द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कोलकाता, उस वक्त इंडियन जो लॉज थे वो कास्ट को बिलोंग करते थे, वो रिलीजन को बिलोंग करते थे। मतलब जो न्याय व्यवस्था थी वो रिलीजन के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से चलती थी। हायर कास्ट का होगा, हिंदू में हमें पता है कि मनुस्मृति से चलते आ रहा है कि कास्ट हायरार्की थी। हायर कास्ट का होगा तो कुछ फाइन मार के छोड़ दिया, लोअर कास्ट का है अलग सज़ा उसके लिए होगी। जो मुस्लिम रिलीजन के लोग थे उनके लिए मुस्लिम धर्म अनुसार, उनके रिलीजन अनुसार शासन चलता था। आज भी इंडिया में बहुत से लॉज धर्म के अनुसार चलते हैं। जैसे कि अभी हम बहुत बड़ी मूवमेंट हमने देखी है पिछले कुछ सालों से इंडिया में कि सिविल कोड लाने के लिए। तो सिविल कोड होता क्या है कि ये जो रिलीजन के लॉज है उसको निकाल के सबके लिए एक लॉज हो, सबके लिए एक स्टैंडर्ड हो। तो उसका जो स्टडी है सिविल कोड का हम बाद में करने वाले, जब हम अपना संविधान स्टार्ट करेंगे उसमें जो DPSP का पार्ट है उसमें हम उसका डिस्कशन करेंगे, फंडामेंटल राइट में उसका डिस्कशन होगा। पर इस सुप्रीम कोर्ट का इम्पोर्टेंस क्यों आता है, तो ये जो रिलीजन के जो लॉज थे उस वक्त भी थे और सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होने के बाद भी थे।
लेकिन कब तक थे? ग्रामीण जो पंचायत लेवल थी और उसके बाद तालुका लेवल तक जो थी, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी रिलीजन लॉज थे। पर आप कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट में अगर आपकी केस लेके जा रहे हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप अदर रिलीजन से बिलोंग करते हो, अगर आपकी जो केस चल रही है कोर्ट में, आप वो केस कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हो, तो वहाँ पे इंग्लिश लॉ चलेगा। और ये जो इंग्लिश लॉ था हमारे लिए बहुत ही नई कंसेप्ट थी, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही कंसेप्ट, अभी अगर आपको मैं पूछता हूँ कि अरे हम वापस उस टाइम पे जाए या उस टाइम की चीज़ इस टाइम पे हम इस्टेब्लिश कर दे कि हम सबको अपने अपने रिलीजन के लॉज लागू हो जाएंगे, तो आप कहोगे कि नहीं, आज जो लॉ है वही ठीक है, सबके लिए एक लॉ, सबके लिए एक सज़ा। तो आज हमें ये अच्छा लगता है, लेकिन उस वक्त इंडियंस लोग उसके ऊपर बहुत चिढ़ गए थे। हज़ारों साल से हम अपने धर्म का पालन करते आ रहे हैं, उनके लॉज का पालन करते आ रहे हैं, तो ये सब अब क्या हो गया, अचानक बदल गया उस लेवल पे। तो ये इंग्लिश लॉ था हमारे लिए बहुत बड़ी एक चेंजेस था हमारे सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, हमारे हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा एक चेंजेस था। तो ये इस्टेब्लिश हुआ। तो इसके बाद क्या, अभी सुप्रीम कोर्ट जो इस्टेब्लिश हुआ है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि इंडिया में बहुत एक, हम कहते हैं ना, एक लॉ के मामले में या चेंजेस के मामले एक रिवोल्यूशन आ गई उस वक्त। तो सुप्रीम कोर्ट इतना उस वक्त इम्पोर्टेंट था। आज के सुप्रीम कोर्ट में और इस सुप्रीम कोर्ट में बहुत डिफरेंस है। आज का सुप्रीम कोर्ट सही मायने में सुप्रीम है, ये उस वक्त उतना सुप्रीम नहीं था या सर्वोच्च नहीं था। अब कैसे नहीं था ये हम कब देखेंगे, जब हम 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट देखेंगे, तब आपके कंसेप्ट में क्लियर कर दूंगा। तो इस 1973 एक्ट ने क्या क्या किया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में लाया। 1974 में एक सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिश की जहाँ पे इंग्लिश लॉ इम्प्लीमेंट होता था। और एक चेंजेस किया, वो मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या संचालक मंडल हम जिसे कहते हैं। अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कुछ ऐसे मेंबर्स थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा इंडिया में भेजे गए थे, जिनका काम था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर देखरेख करना, मॉनिटर करना। एक बार और बताता हूँ मैं आपको कि इनको करना था मॉनिटर, कि बहुत बार हमें लगता है कि कंट्रोल करने वाले थे। कंट्रोल करना और मॉनिटर करना, इनमें क्या होता है, फ़र्क होता है। कंट्रोल यानी अगर मैं किसी को कंट्रोल कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं उसे जो कह रहा हूँ उसे वही करना होगा, मेरे हिसाब से उसको चलना होगा। और मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी रिपोर्ट बनाऊंगा और भेज दूंगा। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना था, सिर्फ मॉनिटर करना था। ये स्टेटमेंट्स यूपीएससी में आके गए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ मॉनिटर करेगा, क्योंकि जो लॉ बनाने के पीछे वजह थी, क्या वजह थी, सबसे बड़ी वजह हम कह सकते हैं वो थी करप्शन इन ईस्ट इंडिया कंपनी। हम कहते हैं ना, दाल में कुछ काला है, यहाँ पे पूरी दाल ही काली होती। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी इस एक्ट के बाद कैसे शासन करेगी, क्या फ़र्क पड़ा हुआ है, ट्रेड कैसे चल रहा है, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन कैसे चल रहे हैं, उसके ऊपर मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी था। और उसी उद्देश्य से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इंडिया में भेज दिया गया था। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट चेंजेस थे और 1773 के इस रेगुलेटिंग एक्ट ने इंडिया में किए, और स्टार्ट हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट का डायरेक्ट कंट्रोल इन इंडिया, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हमें देखना है पिट्स इंडिया एक्ट। आपने पिट्स नाम भी सुना होगा, पिट्स इंडिया एक्ट। जितना 1773 का एक्ट फेमस है, उतना ही पिट्स इंडिया एक्ट ही फेमस है। तो अब हम पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, ये पिट्स इंडिया एक्ट था क्या, पिट्स ये नाम क्यों आया? तो उस वक्त के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट। इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस एक्ट के लिए विधेयक या बिल हम जिसे कहते हैं पेश किया था। इस वजह से इस एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट नाम से जाना जाता है। अब पिट्स इंडिया एक्ट जो बना था, हम कह सकते हैं कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो प्रोविजंस थी कि प्राइवेट ट्रेड कंपनी में नहीं किया जाएगा, जो बख्शिश लिए जाते थे ज़बरदस्ती वो नहीं लिए जाएंगे, जो करप्ट प्रैक्टिसेस थी उसको कम करने के लिए जो प्रोविजंस रेगुलेटिंग एक्ट में की थी, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत नहीं सुधरी, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। और 1973 में हमने देखा था कि उस वक्त गवर्नर कौन थे,
वॉरेन हेस्टिंग्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के उस टाइम पे गवर्नर थे और जो क्या बन चुके थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन चुके थे। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो रॉबर्ट क्लाइव। और आपको सवाल आता है कि हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। तो 1773 के एक्ट के टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग थे और सेम पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम पे मतलब 1784 के टाइम में भी कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स ही जीजीबी थे इंडिया के। तो 73 का जब एक्ट हुआ, भारत में शासन चलने लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत में सुधार नहीं हुए। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे थी वैसे ही है। मतलब और एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्ट हुई और एक बार वॉरेन हेस्टिंग्स ब्रिटिश पार्लियामेंट गए। तो 1773 के और 84 के दोनों के टाइम के बीच 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी किया था ताकि कंपनी की हालत में सुधार हो, लेकिन नहीं, कंपनी की हालत में सुधार नहीं हो पाए। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि हमें अपना जो कंट्रोल है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर और कड़क करना चाहिए और हम मजबूत कराना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट बनाया गया। तो आप सबको पता था कि उस वक्त का ये इंडिया है, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, यहाँ पे जीजीबी है, बाकी प्रांतों में गवर्नर्स हैं। तो अब जो शासन वहाँ पे चलेगा, सबसे पहले ब्रिटिश का ये जो एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट ने सबसे बड़ी बात उस वक्त जो कि हमने कह सकते थे, तो एक डिक्लेरेशन किया। वो डिक्लेरेशन था कि ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया का मतलब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा है उस पर जो पोजेशन होगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का होगा। और आसान भाषा में अगर बताना है तो जो फार्मर्स थे, जो ज़मींदार थे, जिनके स्वामित्व में ये ज़मीन आती थी, जो इस लैंड को ओन करते थे, रातों रात अब ये पूरी ज़मीन जिस पे ईस्ट इंडिया कंपनी का हम कह सकते हैं कि शासन है या कंट्रोल है, वो पूरी बिलोंग्स टू दी ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब वो पूरी ब्रिटिश पार्लियामेंट की हो गई या ब्रिटिश गवर्नमेंट की हो गई। अब उस ज़मीन के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेंगे। तो इस एक्ट के बाद धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर था वो ब्रिटिशों के कंट्रोल में आ गया, जो अवध प्रांत था वो कंट्रोल में आ गया, जो बीच में बहुत से धीरे धीरे जो प्रांत थे वो भी ब्रिटिश कंट्रोल में आ चुके थे। यूनाइटेड प्रोविंसेस वगैरह जो थे, असम था। तो अब जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में जो नए नए प्रोविंसेस आ रहे थे, उन सब की जो सबके जो लैंड थी उसकी सबकी ओनरशिप अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी। तो आपने इतिहास में सुना होगा कि जो परमानेंट सेटलमेंट है, महालवारी सिस्टम है या रैयतवारी सिस्टम थी, ये इंडिया में इस्टेब्लिश हुई। जो परमानेंट सेटलमेंट थी वो बंगाल प्रोविंसेस में लगा दी गई। कॉर्नवालिस जब उस वक्त के जो ब्रिटिश जब आफ्टर वॉरेन हेस्टिंग्स जो हम कह सकते हैं वो महत्वपूर्ण जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो उन्होंने बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट शुरू कर दी, जिसके हिसाब से ज़मींदारों के बीच में ऑक्शन किया जाता था ज़मीन का। और जो ज़मींदार ज़्यादा बोली बोलेगा कि समझो कि मैं ब्रिटिश गवर्नर हूँ या ब्रिटिश ऑफिसर हूँ, मैं अभी ऑक्शन कर रहा हूँ ज़मीन का, कुछ 100 एकड़ ज़मीन है, तो कोई ज़मींदार कहता है कि मैं 80% रेवेन्यू आपको टैक्स ला के दूंगा, या कोई 90, 95, उस वक्त 98 या 99% या 100% से भी ज़्यादा टैक्स भी था उस वक्त। तो जो ज़्यादा बोलेगा मैं ज़मीन उसको परमानेंटली दे दूंगा। पहले 10 साल के लिए दी जाती थी, बाद में वो हेरिडिटरी हो चुकी गई। मतलब वो ज़मींदार जाएगा तो उसका बेटा, देन उसका बेटा, वो ज़मीन उनके पास रहेगी जब तक वो मुझे उस ज़मीन पे जितना तय हो गया किया गया है उतना रेवेन्यू देते रहेंगे। तो परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में स्टार्ट हुई। उसके बाद पंजाब प्रांत था, जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था हमारा, वहाँ पे महलवारी पद्धति स्टार्ट हुई। महल जिस वर्ड का मीनिंग होता है गांव का ग्रुप। तो महलवारी पद्धति यानी वो उसमें क्या किया जाता था कि गांव को एक ग्रुप में बांटा जाता था, ग्रुप में गांव को बांटा जाता था और उस ग्रुपली उनसे रेवेन्यू लिया जाता था जो फिक्स था। तो ऐसा नहीं है कि कायम धरा जो पद्धति या परमानेंट सेटलमेंट जो थी उसमें जो फार्मर्स थे उनकी हालत बहुत ख़राब थी और महलवारी सिस्टम में हालत बहुत अच्छी थी। नहीं, इंडिया में फार्मर्स की आप कहीं पे भी जाओगे तो उस वक्त एक जैसी ही हालत थी, क्योंकि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा देना पड़ता था।
और ये इंसिडेंट जो था, अलग अलग सेटलमेंट की जो इंडिया में शुरुआत थी, वो 1857 का जो रिवोल्ट था उसके लिए बहुत बड़ा हम कह सकते हैं रीज़न साबित हुआ। वो कैसे, वो उसको हम बाद में देखने ही वाले हैं। तो महलवाड़ी सिस्टम पंजाब में स्टार्ट हो गई। और जो बॉम्बे का प्रांत था, पंजाब और ये जो बॉम्बे और मद्रास के प्रांत थे, उसमें रैयतवादी सिस्टम स्टार्ट हुई। रैयत शब्द का अर्थ होता है प्रजा, जनता, मतलब नाम से ही पता चलता है। थॉमस मनरो जो थे, उन्होंने ये सिस्टम साउथ इंडिया में और वेस्ट इंडिया में लगाई थी। तो रैयत का जो मीनिंग था प्रजा, तो प्रजा से डायरेक्टली रेवेन्यू यहाँ पे लिया जाता था, और हालत सेम जो बाकी फार्मर्स की थी वो यहाँ भी थी। तो ये जो नई सेटलमेंट की शुरुआत थी वो पिट्स इंडिया एक्ट के उस घोषणा से स्टार्ट हुई जिसमें लिखा था ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, मतलब इंडिया की पूरी लैंड अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को बिलोंग करने लगी। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इस एक्ट ने हमें दी वो था नया ड्यूअल गवर्नमेंट। मैंने इससे पहले ही आपको कहा था, रॉबर्ट क्लाइव का जब हम ड्यूअल गवर्नमेंट देख रहे थे उसको वक्त मैंने आपको उसकी डेफिनेशन भी बताई थी। ड्यूअल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है, शासन चल रहा है लेकिन उसके दो स्रोत हैं। अब वो कैसे, आप देखिए, यह है ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम पिट्स इंडिया एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को दो भागों में बांटा। एक था उसका हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल वर्क, और दूसरा था इकोनॉमिकल और कमर्शियल वर्क, ट्रेड वगैरह रिलेटेड। अब पॉलिटिकल वर्क में क्या आता है, एक्ट बनाना, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, गवर्न करना। तो ये जो पॉलिटिकल वर्क था उसको एक लिस्ट में डाल दिया, मिलिट्री शासन वगैरह पूरा इसमें आ जाएगा, और जो ट्रेड है और अदर इकोनॉमिकल जो वर्क थे वो इसमें आएंगे। तो हम सब ने देखा था कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, संचालक मंडल था, जिसको किसने भेजा था, 1773 के एक्ट अनुसार उसमें प्रोविजन थी, उसने भेजा था। और ये क्या करने वाला था, कंपनी के जो इकोनॉमिकल अफेयर है उसके ऊपर मॉनिटर करने वाला था, देख रेख करने वाला था। अब पॉलिटिकल कार्य वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि एक्चुअल शासन तो उसी से होता है ना। तो पॉलिटिकल वर्क को कंट्रोल करने के लिए लंदन में, आप देखिए यहाँ पे है क्राउन, राजा या रानी जिसके सर पे क्राउन होगा, देन हाउस ऑफ लॉर्ड्स राज्यसभा जैसा, और हाउस ऑफ कॉमन लोकसभा जैसा। तो लंदन में ये उनकी पार्लियामेंट थी ब्रिटेन की। तो लंदन में इसी पार्लियामेंट के अधीन एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। इसको ध्यान में रखिए, दोनों में फर्क होता है। कंट्रोल करना मतलब ये उसको गाइडलाइन देगा, सुपरवाइज करेगा और उनके पूरे अफेयर को कंट्रोल करेगा। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो सिर्फ मॉनिटर करेगा कि शासन कैसे हो रहा है। तो एक बात है यहाँ पे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक्चुअल पावरफुल था, शासन कैसे होगा, क्या होगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। और इकोनॉमिकल अफेयर के ऊपर जो मॉनिटर करेगा एज अ वॉच डॉग वो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे शासन हो रहा है लेकिन सत्ता के क्या है, दो स्रोत से, COD और BOC। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट ने इंडिया में ड्यूअल गवर्नमेंट स्टार्ट किया, दुहेरी शासन स्टार्ट किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी पिट्स इंडिया एक्ट ने जो इंडिया में दी। तो दोस्तों ये जो चीज़ें थी पिट्स इंडिया एक्ट ने इंडिया में हम इस्टेब्लिश की या उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया। ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया घोषणा की, पूरा इंडिया का माहौल उससे चेंज हो गया। देन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसकी इस्टेब्लिशमेंट की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल कार्यों को कंट्रोल करने वाला था। दूसरी तरफ COD था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी कार्यों को मॉनिटर करने वाला था। तो इसके बाद हमें देखने हैं चार्टर एक्ट्स। ओके, तो पिट्स इंडिया जो चीज़ें, जो कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से नहीं समझ रही है, कमेंट्स में आप बता सकते हो, मैं आपको उस पर असिस्टेंस करूँगा। और साथ में मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया है, तो आप मुझे टेक्स्ट वगैरह कर सकते हो। ओके, तो अब हम देखते हैं चार्टर एक्ट्स। तो दोस्तों ये चार्टर एक्ट थे क्या? चार्टर, इस वर्ड को आपने बहुत बार सुना भी होगा। चार्टर एक्ट्स भी बहुत फेमस है, हम कह सकते हैं हमारे हिस्ट्री में या हमारे पॉलिटिकल, जो इंडिया का पॉलिटिकल करियर है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चार्टर का मतलब होता है एक आपको लॉ ऑफ अथॉरिटी जो होती है उसके द्वारा आपको एक सनद दी जाती है जिसके द्वारा आप उस पर्टिकुलर टेरिटरी में शासन कर रहे हो।
या इसको आसान भाषा में हम कह सकते हैं अधिकारों की सनद जो आपको दी गई है, जिसके हिसाब से आपको काम करना है। या उसको और एक भाषा में आपको बताना है, और आसान भाषा में एक हम कह सकते हैं कि कोड से कोड जो शासन चलाते हुए आपको फॉलो करने हैं, चार्टर सिंपल लैंग्वेज में। तो चार्टर एक्ट्स इंडिया में अब तक 4 बन चुके थे। एक 93 का जो एक्ट था, फिर 1813 का, 1793, देन 1813, 1833 एंड 1853। तो सुन के आपको लगा होगा कि हर एक्ट में 20 ईयर्स का क्या है अंतराल है। ये क्यों है, क्या है, कैसे है, ये सब अब हमें जानना है। तो ये जो चार्टर एक्ट है, ये चार्टर या ये कोड ऑफ अथॉरिटी जो थी या कोड ऑफ राइट्स जो थे, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे। जिसका मतलब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में शासन चलाते हुए इस कोड को फॉलो करना था। अब ये कोड क्या थे, तो अब तक हमने देखा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, देन पीट्स इंडिया एक्ट हमने देखा था। ये एक्ट के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी के हालत में हम कहते बहुत सुधार नहीं हुए थे। तो उसी वक्त हम उस वक्त देखते हैं कि इंडिया के साथ जो भी ट्रेड चल रहा था, मतलब ब्रिटेन से जो यहाँ पे माल आता था, यहाँ से जो ब्रिटेन में जाता था, जो ट्रेड होता था सी रूट द्वारा, तो ये सब जो गवर्न करता था, जो कंट्रोल करती थी, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आप इतिहास को जब वापस देखने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ट्रेड कंपनी, एक व्यापार करने वाली कंपनी के हिसाब से या एक रूप से इंडिया में आई थी। आज ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में शासन चला रही है, मतलब जो व्यापार के लिए आई वो आज राज्यकर्ता बन गई। तो कुछ हम कहते हैं कि उस वक्त के व्यापारियों का ग्रुप था जिन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास डिमांड की कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो शासन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, ठीक है, उसको करने दो, राज्य व्यवस्था चला रहा है ना ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको चलाने दो, लेकिन जो व्यापार है उसको छोड़ दो ना, वो हम अपना करेंगे। मैं एक ब्रिटिश व्यापारी हूँ, मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट को कह रहा हूँ कि मेरे पास खुद के शिप्स है, खुद के लेबर्स है, मैं अपने शिप लेके जा सकता हूँ इंडिया, मतलब जो ट्रांजैक्शन है, जो ट्रेड है, वो मैं खुद कर सकता हूँ। मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी के बैनर की ज़रूरत नहीं है, उसको हटा दो। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मुझे वचन दिया, मुझे या मुझे से जो बाकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो ट्रेडर्स थे, उनको वचन दिया कि हम क्या करेंगे, हर 20 साल में एक लिस्ट बनाएंगे, एक कोडिफिकेशन बनाएंगे, जिसके हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करेगी। और उस कोड में हम धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड रिलेटेड अथॉरिटी है उसको कम कर देंगे, कर्टेल कर देंगे। सो चार्टर एक्ट में चेंजेस हुए। तो सबसे पहले जो चार्टर एक्ट बना था वो 1793 में बना था, इसीलिए हर 20 साल में चार्टर एक्ट्स बनते गए। 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, जो पहले से कंपनी शासन कर रही थी उसी के हिसाब से करना था, लेकिन उन सब चीज़ों का अब क्या हो गया, एक लिस्ट बन चुकी, एक कोडिफिकेशन हुआ और उसके हिसाब से कंपनी अपना शासन इंडिया में कर रही थी। लेकिन कंपनी के ट्रेड रिलेटेड राइट्स में इतना हम कहते हैं ना ज़्यादा कमतरता नहीं की, या कोई भी कमतरता नहीं की। एज इट इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड भी चला रही थी और राज्य भी कर रही थी। लेकिन इसके बाद जो 20 साल बाद 1813 का जो चार्टर एक्ट बना उसने काफ़ी चेंजेस किए। पॉलिटिकल चीज़ें एज इट इज जैसी थी वैसी थी, पर इस एक्ट ने क्या किया, कंपनी का जो ट्रेड रिलेटेड राइट्स थे उसको निकाल दिए। कंपनी अब सिर्फ 2 चीज़ों का व्यापार कर सकती थी, एक था चाय टी और दूसरा था चाइना के साथ करने वाला व्यापार। चाय और चाइना ऐसे ध्यान में रखिए, चाय का जो व्यापार है ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल करेगी, चीन के साथ जो व्यापार हो रहा है उसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल करेगी, उसमें प्राइवेट ट्रेडर्स इंटरफेयर नहीं करेंगे। जो व्यापार है प्राइवेट ट्रेडर्स किसके कंट्रोल में रह के करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के, ये 2। पर बाकी जितने भी ट्रेड था, जो कॉटन का हो, जूट का हो, अदर जो हम कह सकते थे नील का हो, ये सब ट्रेड आप प्राइवेट ट्रेडर्स फ्री हो गए कि वो खुद आप अपना ट्रेड कर सकते थे। तो 1813 के चार्टर एक्ट ने चेंजेस किया। पर इसके बाद का जो चार्टर एक्ट था 1833 का, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है इसके बाद का, जो हम आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो 1833 का ये जो चार्टर एक्ट था,
उसने काफ़ी चेंजेस किए इंडिया में। आपको एक यूपीएससी की स्टेटमेंट बताता हूँ, उसमें पूछा गया था कि 73 के एक्ट ने सेंट्रलाइज इस्टेब्लिश किया, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया, और 1833 के चार्टर एक्ट ने उसको मजबूत किया। अब ये स्टेटमेंट सही है गलत, अब इसकी प्रोविजन देखिए, आप मुझे बताइए। तो 1833 के चार्टर एक्ट ने क्या किया, जो इंडियन गवर्नर्स थे, अभी बहुत सारे प्रांत इंडिया में आ चुके थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ चुके थे, उसमें जो बंगाल प्रांत था उसमें कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और जो किस एक्ट ने इस्टेब्लिश किया था, 1773 के चार्टर एक्ट ने इस्टेब्लिश किया था। तो इसको इस एक्ट ने 1833 के एक्ट ने जीजीबी को बना दिया जीजीआई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत सारे प्रांत थे लेकिन एक बॉस था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो बाकी गवर्नर्स को कंट्रोल करता था। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नाम से पता चलता है बंगाल टू इंडिया, मतलब उसको और ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया। अब वो कैसे, अब इससे पहले सिचुएशन क्या थी, 1833 के पहले सिचुएशन क्या थी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉ बनाता था, मतलब बाकी जो गवर्नर्स थे ये लॉ बनाते थे अपने अपने। समझो एक एग्जांपल लेते, ये बॉम्बे का गवर्नर है, ये अपने बॉम्बे में लॉ बना सकता है, लेकिन जो परमिशन लेनी थी वो जीजीबी की लेनी पड़ती थी। मतलब वो कहेगा कि मैं अपने बॉम्बे में ऐसा लॉ बना रहा हूँ, तो परमिशन कौन देगा, जीजीबी बना देगा, तब जाके गवर्नर अपने प्रांत में लॉ बना सकेगा। पर 1833 के एक्ट ने जीजीबी को क्या बना दिया, जीजीबी बिकम्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस वक्त क्या हुआ कि ये जो गवर्नर्स खुद लॉ बनाते थे, परमिशन जीजीबी के लेते थे, उस प्रोविजन को हटा दिया गया और जीजीआई खुद लॉ बनाएगा और उनको दे देगा इम्प्लीमेंट करने के लिए। मतलब वो खुद से अब लॉ नहीं बनाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि जीजीबी की पोस्ट को और ज़्यादा सेंट्रलाइज, और ज़्यादा पावरफुल कर दिया। तो जो स्टेटमेंट आगे आई थी वो क्या थी, करेक्ट थी। 73 के एक्ट ने इंडिया में सेंट्रलाइज शासन बनाया था, जीजीबी को बनाया था, और उसको मजबूत किसने किया, 1833 के एक्ट में। सो दैट स्टेटमेंट वाज राइट, वो स्टेटमेंट बराबर थी कि जीजीआई बन गया तो बहुत ज़्यादा पावरफुल पोस्ट बन चुकी थी। तो ऐसा फर्स्ट जीजीआई कौन था, तो उस वक्त हम 1827 टू 1835 इंडिया के जो जीजीबी कहो या जीजीआई कहो, कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जिनका नाम आपने बहुत बार इतिहास में सुना होगा। एक अच्छा आदमी हम जिसे कह सकते हैं। इंडिया में जो सती प्रथा थी उसको बंद करने का जो प्रयास था, सबसे पहले बाय लॉ जिन्होंने किया था वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। जो 1833 का जो एक्ट बना था, चार्टर एक्ट, तो 1887 टू 1835 जब विलियम बेंटिंक इंडिया में आए थे 1827 में, तब वो कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो आपको पूछा जाता है कि हु इज़ द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगर आपको पूछा जाता है हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड विलियम, दोनों भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, क्योंकि जो एक्ट था इनके शासनकाल में हुआ था। तो वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कौन साबित हुए, हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो दोस्तों 1833 के एक्ट ने इंडिया में एक महत्वपूर्ण बदल लाया, सेंट्रलाइजेशन को और ज़्यादा हमको बढ़ा दिया। तो 1833 के एक्ट से पहले हमने कौन सा देखा था, 1813 का हमने चार्टर एक्ट देखा था, जिसने क्या किया था, चाय और चीन को छोड़ के सबको, जो सबका कंट्रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल निकाल दिया गया था। अब 1833 ने क्या किया कि जितने भी ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, मतलब जो चाय का और चाइना के साथ भी जो ट्रेड हो रहा था, उसको भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी से निकाल दिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अब कोई भी व्यापारिक कार्य नहीं करेगी, कोई भी ट्रेड रिलेटेड वर्क नहीं करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी को अब केवल और केवल पॉलिटिकल कार्य ही करने हैं। मतलब इसके रिलेटेड आपको स्टेटमेंट जो आई थी, एग्जाम मुझे पता नहीं, उसमें पूछा गया था कि 1833 के एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिटिकली सुप्रीम बना दिया, पॉलिटिकली सुप्रीम, राजकीय सर्वोच्च बना दिया। यस, क्योंकि आप कंपनी को व्यापार करना ही नहीं था, क्या करना था, सिर्फ राजकीय कार्य करने थे, और उसमें सबसे सुप्रीम कौन बन गई, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जो मेजर चेंजेस थे वो 1833 के एक्ट ने इंडिया में किए।
तो दोस्तों आज हम यही रुकने वाले हैं। आज हमने देखा 70-73 का एक्ट, देन उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट हमने देखे। एक चार्टर एक्ट बच जाता है 1853 का, और वो आज हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक माइलस्टोन नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस एक्ट के बाद इंडिया की पूरी पॉलिटिकल सिनेरियो, पूरी पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो गई। अब वो क्या, कैसे, उसके प्रोविजंस क्या थे, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दोस्तों बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो हम लेक्चर की स्टार्ट हमने की, जो सब्जेक्ट की स्टार्ट, इसके बाद हमें बहुत से सब्जेक्ट की स्टार्ट करनी है। बहुत से बच्चे हैं, बहुत से एस्पायरेंट्स हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते, क्लास नहीं जा सकते। तो ऐसे स्टूडेंट के बीच हमें अपने चैनल को लेके जाना है उनके लिए। तो इन सब में मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए। आप व्हाट्सएप द्वारा, फेसबुक द्वारा हमारे चैनल को स्प्रेड कीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं लगता, थोड़ा 1-2 मिनट आपके लग जाएंगे, पर स्प्रेड कीजिएगा। जितने ज़्यादा स्टूडेंट के हम करीब पहुँचेंगे, जितने ज़्यादा स्टूडेंट के पास हम पहुँचेंगे, उतना ज़्यादा ही स्प्रेड अपने चैनल का हो जाएगा, उतने ज़्यादा सब्जेक्ट, उतने ज़्यादा टॉपिक हम इसमें कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज हम यही रुकेंगे। जय हिंद, जय भारत।